For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंक्लाइंड पाथवे पर, ठीक है, इंक्लाइंड पाथवे पर किसी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, इंक्लाइंड पाथवे पर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या वर्क किया जाता है, उसके दौरान जो वर्क होगा उसको फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला अगर है तो उस फॉर्मूले को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर बात आती है हॉरिजॉन्टल ट्रैक की, उसके लिए मेथड थोड़ा अलग होता है, वहां पर कंडीशन कुछ अलग होती हैं। लेकिन यहां पर हम वीडियो में आज की ये क्लियर करने वाले हैं कि ऊपर की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड ना जाकर कैसे जा रहा है, स्लांटिंग पाथवे पर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या फोर्स होती हैं, कौन कौन सी फोर्स यहां पर एक्ट करती हैं, किसके वो अपोजिट होती हैं और उनका नाम क्या है, तो ये सब चीजें हमें क्लियर करनी होंगी, लेकिन एक डायग्राम की हेल्प से। ये डायग्राम बड़ा मायने रखता है इस डेरिवेशन के लिए। देखते हैं जरा। ठीक है, ये एक इंक्लाइंड पाथवे हुआ हमारा। ये mg है ना, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है और वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg। इसको आप नीचे की तरफ बनाएंगे और रेजोल्यूशन वेक्टर के रूल्स के आधार पर mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, वेट के दो कंपोनेंट देखे जाएंगे। एक तो mg cos अल्फा, ठीक है, एंगल बना देते हैं यहां पर, mg cos अल्फा और mg sin अल्फा। यहां पर इस तरीके से mg sin अल्फा, नहीं इतनी नहीं आएगी, हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर mg दो पार्ट में रिजॉल्व हो चुका है रेजोल्यूशन वेक्टर के रूल्स के आधार पर। तो दोनों ही जो कंपोनेंट होते हैं, रेजोल्यूशन वेक्टर का रूल क्या कहता है, दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वो दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है उनके लिए, है ना। और अब हमारे पास वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करना है ड्यू टू ग्रेविटी। वेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, mg। तो mg को हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया है, जिस साइड एंगल बनता है उस साइड क्या हम लेते हैं, कॉस वाला कंपोनेंट, और कॉस वाले कंपोनेंट के जस्ट परपेंडिकुलर हम क्या कंसिडर करते हैं, साइन वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो mg cos अल्फा और mg sin अल्फा, mg की वजह से बनने वाले दो कंपोनेंट है, ठीक है, रिजोल्यूशन वेक्टर के आधार पर, ठीक है। हमने mg को दो पार्ट में रिजॉल्व किया हुआ है। अब देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा है, स्लांटिंग पाथवे पर है ना। तो ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर एक फोर्स होती है जो फिक्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। आर उसके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। इन सब चीजों को भी यहां पर हम मेंशन कर लेंगे, उसको लिख लेंगे जिससे कि ध्यान रहे। अभी फिलहाल आप डायग्राम समझिए, है ना। कुछ यहां पर नाम डाल दीजिए आप, ए बी सी। अब बात आती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है ना, अप्लाइड फोर्स की वजह से, तो यहां पर एक अप्लाइड फोर्स दिखाएंगे आप, P। अप्लाइड फोर्स के लिए सिंबल क्या यूज कर रहे हैं हम, P। अब ये डायग्राम लगभग कंप्लीट हो गया, एक छोटी सी चीज रह गई है, सोचिए जरा क्या हो सकती है। वो चीज है अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है एक ऐसी फोर्स होती है जब कोई ऑब्जेक्ट चलने की कोशिश करता है, चाहे वो ग्राउंड सरफेस पर चले या फिर वो इंक्लाइंड पाथवे पर चले, है ना, तो हमेशा अपोज करती है, ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करती है, रोकती है ना। तो अप्लाइड फोर्स इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ आएगी, है ना। इस तरीके से, क्लियर। तो अब हमें ये सभी चीजें यहां पर
डालनी होंगी कि भाई कैसे क्या चीज कौन सी है। P applied force, R normal reaction, F फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और क्या रहेगी हमारे पास, वेट, W इज इक्वल टू, ठीक है, W क्या है हमारे पास, वेट। W के लिए हमने सीधा फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पर, मास इनटू ग्रेविटी, mg। ठीक है ना, वेट एक तरह की फोर्स होती है। mg साइन अल्फा, mg cos अल्फा, components of mg। ठीक है, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स तैयार हो गए हैं जो हमें डायग्राम के साथ साथ क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें पता चल पाएगा कि भाई कौन सी फोर्स किसके अगेंस्ट काम कर पा रही है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अल्फा एक एंगल है, ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर होता, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होता, तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड जाता। ठीक, लेकिन क्या है कि पाथवे हमारा जो है, जो हमारा रास्ता है, वो कैसा है, इंक्लाइंड प्लेन है, और इंक्लाइंड प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्लांटिंग पाथवे होने की वजह से वहां पर mg वर्टिकली डाउनवर्ड तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बैलेंस करने को लेकर जब नॉर्मल रिएक्शन को देखते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट mg यहां पर आना चाहिए था, लेकिन यहां पर नहीं आ पाया, स्लांटिंग पाथवे की वजह से mg नीचे की तरफ बना। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेस हुआ, ये आपके पास एक एंगल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। तो mg दो पार्ट में रिजॉल्व हो गया है। mg क्या है, वेट, एक तरह की फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है, ऑब्जेक्ट चाहे सीधा हो चाहे ऑब्जेक्ट तिरछा हो। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, तिरछा हो चाहे सीधा हो, उसको एक फोर्स दिखानी होती है जो वर्टिकली डाउनवर्ड जाती है उसके वेट की वजह से। ये फोर्स है एक तरह की, ठीक है, बस सिंबल चेंज किया हुआ है। तो रिजोल्यूशन वेक्टर के नियम के आधार पर mg को दो पार्ट में रिजॉल्व किया हुआ है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और उसके जस्ट परपेंडिकुलर, है ना, उसके जस्ट परपेंडिकुलर एक आपका साइन कंपोनेंट होता है। जिस साइड आप अल्फा लेते हैं, जिस साइड आप एंगल मेंटेन कर रहे हैं, उस वाले कंपोनेंट को हमें कॉस कंसीडर करना होता है, और जो उसके जस्ट परपेंडिकुलर है उसको हम क्या लेते हैं, साइन के सिंबल से। ठीक है, तो mg साइन अल्फा और mg कॉस अल्फा, ये दो कंपोनेंट हैं रिजोल्यूशन वेक्टर के आधार पर mg के वेट के लिए। ठीक है, अब वेट क्या एक तरह की फोर्स थी, हमने लिख लिया। F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हमेशा रेजिस्ट करती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथवे पर चले, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर चले, या फिर इंक्लाइन पाथवे पर अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड आए, कैसी भी स्थिति हो। R नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ये भी एक तरह की फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट के लिए जस्ट परपेंडिकुलर। बात याद रखिएगा, हमेशा कोई भी स्थिति आ जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, हमेशा ये परपेंडिकुलर रहती है, ऑब्जेक्ट के लिए परपेंडिकुलर रहती है। और P क्या है, अप्लाइड फोर्स, जिसको आप पुलिंग, पुशिंग, इनमें से कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। यहां पर पुल किया जा रहा है ना ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन पाथवे पर अपवर्ड डायरेक्शन में, ना ऊपर की तरफ। तो ये तो हमने डायग्राम बिल्कुल क्लियर कर लिया है। ठीक है, और अब हमें वर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वर्क। तो वर्क के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा एक मेन फार्मूला हो गया। इस फार्मूले की मदद से हम वर्क को फाइंड करेंगे कि भाई स्लांटिंग पाथवे होता है, तो इस दौरान ऐसी कंडीशन में कितना वर्क होना चाहिए, उसके लिए क्या फार्मूला होना चाहिए जिससे कि हम वर्क को कैलकुलेट कर सकें जब भी कोई बॉडी स्लांटिंग पाथवे पर ऊपर की तरफ जाती है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस डायग्राम की मदद से
हमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, कुछ चीज़ें ध्यान से देखनी होंगी कि कौन सी चीज़ किसके इक्वल बन पा रही है। आप डायग्राम में देखिए जरा ध्यान से, आर किसके जस्ट अपोजिट जा रहा है, एम जी कॉस अल्फा के। लिख लेते हैं उसको, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसी डायग्राम से थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट कौन है, दो चीजें आ रही हैं। अब वो क्या क्या चीजें हैं, एक तो हमारे पास ये कंपोनेंट आ रहा है एम जी साइन अल्फा, ठीक है, तो हमें वो भी लिखना होगा। दूसरी चीज हमें फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो पी के जस्ट अपोजिट दो चीजें हैं, है ना, दोनों को लिखते हैं यहां पर। और देखिए आप किस तरह से लिखा जाएगा यहां पे, पी इज इक्वल टू एफ फ्रिक्शनल फोर्स प्लस एम जी साइन अल्फा। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। को एक बार ये मेन फॉर्मूले हैं। तो देखिए यहां पर हमने दो इक्वेशन बना ली हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा ये जो डेरिवेशन है ना, इसमें हम वर्क को फाइंड करना चाह रहे हैं, है ना, इंक्लाइंड पाथवे पर जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ खींचते हैं। लेकिन वो वर्क फाइंड करना, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो बहुत ईजी है। लेकिन अब बस आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस करना होगा, क्योंकि इस डायग्राम में काफी सारी फोर्सेस का जिक्र आ रहा है। देखिए अप्लाइड फोर्स भी यहां पर है, फ्रिक्शनल फोर्स भी है, साथ में रिजोल्यूशन वेक्टर का भी हमने रूल इस्तेमाल किया कि भाई mg को दो पार्ट में रिजोल्व कर रहे हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर कंडीशन मेंटेन रहती है, ये भी बात ध्यान रखनी है। साथ में नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा है, कौन सा किसके जस्ट अपोजिट लेना है, ये चीजें अगर हमने डायग्राम क्लियर किया तो बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो डायग्राम के जरिए हमने दो इक्वेशन बना ली यहां पर, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करना है। अब देखिए मेन फॉर्मूले में क्या दिया गया था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पर जो फोर्स है वो हम कौन सी लेने वाले हैं, अप्लाइड फोर्स। भाई वर्क तो उसी की वजह से हो पा रहा है ना। अगर आप किसी बॉडी पर इंक्लाइंड पाथवे पर ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगाएंगे, चाहे वो पुशिंग पुलिंग वो एक अलग बात है, पर अप्लाइड फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या वो बॉडी वर्क कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमें इस फोर्स के प्लेस पर एफ सिंबल यूज नहीं करना है, क्या करना है, पी, क्योंकि देखिए डायग्राम में यहां पर क्या लिया गया था, अप्लाइड फोर्स के लिए पी सिंबल, है ना। तो अब आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, यहां पर सिंबल्स लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू पी मींस अप्लाइड फोर्स, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, जो भी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, एस सिंबल ले लेते हैं उसके लिए। तो वर्क इज इक्वल टू, अब पी के लिए फॉर्मूला क्या है, एफ प्लस एम जी साइन अल्फा मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, वर्क इज इक्वल टू, अब देखिए आप यहां पर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं क्या, भाई एफ के प्लेस पर हम क्या लगा सकते हैं, म्यू आर, क्योंकि एफ डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, है ना, कोफिशिएंट, एक तरह का क्या है, कांस्टेंट टर्म होती है जिसको हम कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक टॉपिक भी आएगा, वहां पर आपको इस चीजों को, इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना होगा कि एफ डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू कोफिशिएंट, है ना, म्यू, म्यू सिंबल होता है उसका। ये एक फॉर्मूला आप अलग से नोट कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूं अभी यहां पर। तो एफ के प्लेस पर आप क्या लिखने वाले हैं, म्यू आर प्लस एम जी साइन अल्फा और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, अलग से लिख लेते हैं यहां पर कि एफ इज इक्वल टू म्यू आर। ये वो फॉर्मूला है जो हमने अभी यूज किया है इसमें, ठीक है। अब सोचिए जरा यहां पर क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। भाई आपको मालूम है आर हमने अभी डायग्राम से कैलकुलेट किया था, एक इक्वेशन बनाई थी, तो आर के प्लेस पर क्या आ जाएगा, एम जी कॉस अल्फा। तो आर के प्लेस पर हम क्या रखने वाले हैं, एम जी कॉस अल्फा, म्यू एम जी कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा, आगे डिस्टेंस। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, क्या कॉमन ले सकते हैं, एम जी कॉमन आ सकता है बस, ठीक है। तो एम जी म्यू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा और ये डिस्टेंस, इसको आप साथ में लिख दीजिए
या फिर बाद में रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, है ना। तो ये हमने एक वो फॉर्मूला कैलकुलेट किया है जिसकी मदद से हम वर्क को फाइंड कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए कि भाई उस ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क किया सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के दौरान, लेकिन कौन से ट्रैक पर, इंक्लाइन पाथवे पर, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक पहुंचेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो उस दौरान जो वर्क किया जाता है उस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला की हमें नीड होती है, और वो फार्मूला हमारा ये है, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। आज की वीडियो में हमने वर्क फाइंड करने के लिए एक नया फार्मूला तैयार किया, और इस फार्मूले को आप कैसे यूज करते हैं, कोई आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है इस फार्मूले पर बेस्ड, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो देखते रहिए साइंस वर्ड मैनेज वाली सभी वीडियोस को, और प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।